World Heart Day is celebrated and organized by the World Heart Federation. यह दिन लोगों को हार्ट डिजीजेस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए मनाया जाता है, जो एक मेजर कारण है कई डेथ्स का। यह दिन हाईलाइट करता है किसी की भी लाइफस्टाइल में बदलाव करके सीवीडीज को कैसे रोका जा सकता है इस बारे में। यह एस्टिमेट लगाया गया है कि स्ट्रोक से होने वाले 80% प्रीमेच्योर डेथ्स को रोका जा सकता था। In 2016, CVDs contributed to 28.1% of the total deaths as compared to 15.2% in 1990. इसके अलावा पंजाब, केरला, तमिलनाडु में सीवीडी की प्रेवलेंस प्रति 1 लाख लोगों पर कम से कम 5,000 है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ही ऐसे दो एकमात्र राज्य हैं जहां सीवीडी का प्रेवलेंस प्रति लाख लोगों पर 3,000 से कम है। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हेल्दी हार्ट के लिए अवेयरनेस लाने और दुनिया को हार्ट डिजीजेस के बारे में शिक्षित किया जा सके, इस पहल पर काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कविता त्यागी जी से। डॉक्टर कविता त्यागी ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और उन्हें सेक्टर में करीब 11 सालों का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कविता त्यागी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज कलवा में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में भी काम किया है। आप आज अपने लेटेस्ट एडिशंस में इनका वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड करता है रोल ऑफ एसोसिएट कंसल्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड पेसिंग एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एट ओखला, दिल्ली। नमस्कार मैम, आपका स्वागत करते हैं मेरी सर्कल। वाकई आपको आज अपने बीच पाकर के बहुत खुश है और लिसनर्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अगर आप हमें सुन रहे हैं अभी तो फटाक से हमें लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू मेरी सर्कल मैम। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि कॉमन हार्ट डिजीजेस क्या है, सही शब्दों में अगर जानना चाहें तो। Yes, so thank you for providing me this platform wherein I can talk something to the people about heart diseases. So जब हम हार्ट की बीमारियों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कॉमन लोगों को एक जो हार्ट अटैक वाली बीमारी होती है, जो ऑब्वियसली एक जानलेवा बीमारी है, तो लोगों को लगता है कि वो ही एक मेजर बीमारी है। तो लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अगर हम हार्ट को स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट कंप्लीटली मसल्स से काम करता है। तो हार्ट की एक बीमारियों की क्लास होती है जब हार्ट की मसल्स ही डिजीज होती हैं, जिसको हम या तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। तो ये एक क्लास होती है हार्ट की बीमारियों की। दूसरी एक क्लास होती है कि हार्ट के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसकी भी बीमारियां होती हैं, तो वो एक दूसरी क्लास होती है। तीसरी आती है हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से वाल्व के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। वाल्व का फंक्शन ये होता है कि पिछले वाले चैम्बर से अगले वाले चैम्बर में ब्लड एक ही डायरेक्शन में आए, ताकि दोनों साइड के हार्ट्स को पूरी बॉडी के साथ में कंटिन्यूएशन में सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड मिलता रहे। तो पिछले चैम्बर और अगले चैम्बर के बीच में जो वाल्व होते हैं, ये 4 वाल्व होते हैं। जैसे लेफ्ट साइड के चैम्बर्स के बीच में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वाल्व होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वाल्व होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वाल्व होता है। तो ये चारों वाल्व होते हैं और इन चारों वाल्व्स की भी डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन लोगों को उनकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। तो स्ट्रक्चरली अगर हम हार्ट की डिजीज को क्लासीफाई करें तो बड़ी सिंपल हो जाती है समझने के लिए कि बाहरी परत की बीमारियां, हार्ट की मसल्स की बीमारियां और हार्ट की वाल्व की बीमारियां, ये 3 बीमारियां। इसके अलावा हार्ट का एक कंडक्शन सिस्टम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट अपने आप बीट करता है, हार्ट को हमें बोलना नहीं पड़ता कि हमें हार्ट को बीट करना है। तो हार्ट के अंदर एक इनबिल्ट जो मदर नेचर ने बनाया है एक पेसिंग सिस्टम होती है, जो अपर चैम्बर्स में जिसको साइनस नोड कहते हैं, जहाँ से हमारी पल्स ओरिजिनेट होती है और वो नीचे के चैम्बर्स में आती है। फिर ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर्स के बीच में उसका रेट रेगुलेट करने के लिए एवी नोड होती है, जो हमारे को प्रॉपर हार्ट रेट एक फाइनली रेगुलेट करती है।
तो ये जो कंडक्शन सिस्टम की डिजीज होती हैं, ये भी अपने आप में कॉमन डिजीज होती है। स्पेशली जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो ये कंडक्शन सिस्टम डिजनरेट होता है और पेशेंट्स कभी कभी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में या 6NA सिंड्रोम करके प्रेजेंट करते हैं। जब पेशेंट को हम एक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के बारे में पहली बार शब्द यूज करते हैं तो अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कंडक्शन सिस्टम के ब्लॉक की बात हो रही है या ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आर्टरी के ब्लॉकेजेस की बात हो रही है। ऑफ कोर्स हमें भी ऐसा लगता है कि साइंटिफिक टर्म्स को शायद लोगों के नजरिए से बनाया ही नहीं गया है, अदरवाइज शायद उनको डिफरेंट टर्म्स दी जा सकती थी। तो ये एक कॉमन कंफ्यूजन होती है। तो जो कंडक्शन सिस्टम के ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए पेशेंट को पेसमेकर की आवश्यकता होती है। जो कॉर्नरी आर्टरीज के ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए क्लियरली पेशेंट को एंजियोग्राफी करके देखा जाता है कि हार्ट की आर्टरीज में कितने ब्लॉकेजेस हैं और उनका आगे क्या करना है। तो चौथा ये क्लासिफिकेशन हो गया। और पांचवा जो मेन हमारी बीमारियां होती है जो सभी लोग जानते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस। तो कॉर्नरी आर्टरीज बेसिकली 3 मेन आर्टरीज होती है हार्ट की, जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती हैं। ये भी पब्लिक को एक कॉमन कंफ्यूजन होती है, जिससे हम बताते हैं कि राइट साइड की आर्टरी, लेफ्ट साइड की आर्टरी। तो राइट साइड की मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट को ही वो ब्लड सप्लाई करती है और लेफ्ट साइड की आर्टरी मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। लोगों को एक कॉमन कंफ्यूजन ये होती है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि हार्ट इज फिल्ड विद ब्लड। तो बेसिकली क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर पंप है और ब्लड उसके अंदर के चैम्बर्स में रहता है और हार्ट को अपने ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसको न्यूट्रिशन लेने के लिए उन आर्टरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वो आर्टरीज पाइप्स की तरह होती है, 3 मेजर पाइप्स होते हैं, उनकी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती हैं। और जब इनमें जो बीमारी डेवलप होती है, ये बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम सारे रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें आप कॉमनली कहते हैं, जैसा कि आपने भी शुरू में बताया कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रोमिनेंट कॉज ऑफ डेथ है, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का हमारे समाज में। तो वो स्पेसिफिकली हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो कॉर्नरी आर्टरी जो हमारी पाइप्स की तरह होती हैं और जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें जो बीमारी होती है उसको ही कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हम कहते हैं। तो इन आर्टरीज के लिए हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, पेशेंट का स्ट्रेसफुल बिहेवियर होना, स्मोकिंग होना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होना, बैड कोलेस्ट्रॉल्स होना, लैक ऑफ इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना और लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइजेस होना, ये खास तौर से इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के जो होते हैं वो ऑलमोस्ट if not completely then to great extent they are preventable and that is what our role is। हम मायोकार्डियल डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते जी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डीसीएमपी को, रेस्ट्रिक्टिव को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कंडक्शन सिस्टम जब बूढ़ा हो रहा है, जैसे हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो वाल्व की नैरोइंग वाली डिजीज है, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज है या आयोटिक वाल्व है जो डिजनरेटिव तरीके से अपने आप ही नैरो होता है कैल्सिफिकेशन होने के बाद में, उसको भी हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो हार्ट के बारे में अगर हम कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज ही को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो चूंकि एक हार्ट बहुत सिंपली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, तो उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अगर समझा जाए तो हम सबके लिए इजी पड़ेगा। चलिए, आपने पहले ही प्रश्न के उत्तर में आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया कि इसके मुख्य कारण क्या है इस डिजीज के। तो ये आपने काफी हद तक कवर भी कर लिया अपने पहले ही उत्तर में। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करती हूँ कि लाइफस्टाइल की हमारी, जैसे आपने बात की, काफी प्रिवेंटेबल डिजीज है और एक इसके खास हिस्से को हम रोक सकते हैं बदलाव के द्वारा। तो लाइफस्टाइल की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिल पर ज्यादा स्ट्रेस डालती हैं और जिन्हें हमें प्रिवेंट करने की आवश्यकता है? कुछ इस पे देखिए, लाइफ स्टाइल में तो लाइफ स्टाइल में आपका डेफिनेटली हर चीज में स्ट्रेस लेना, हर चीज को एक स्ट्रेसफुल तरीके से करना एक हम सब लोगों की एक रोजमर्रा की आदत हो गई है, जिसको हमें कहीं ना कहीं एक विराम देना है। हम सभी को एक आदत डालनी है कि हम अपने काम को रिलैक्स करने सीखें और हम हर चीज को जो भी करें उसको थोड़ा पीसफुली हम करने की कोशिश करें। ये हम सभी लोगों को एक समाज में आदत डालनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया स्ट्रेसफुल बिहेवियर, जो डेफिनेटली एक हर आदमी की बिल्कुल पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, पर फिर भी हर आदमी को समझना पड़ेगा
क्योंकि चिता और चिंता में एक ही बिंदी का अंतर होता है। ये जो हिंदी में एक मुहावरा कहा गया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, स्पेशली हार्ट की बीमारी, What है ना? perfectly worded. Thank you. Yes, that is one. अब आती है हमारी रोजमर्रा की जैसे खाने पीने की आदतें होती है हमारी जी। तो खाने पीने की आदतें अगर आप लेके पकड़ें तो आपकी डायबिटीज, आपकी हाइपरटेंशन, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल्स, वो सब इन्हीं चीजों से रेगुलेट होते हैं जी। देखिए, आपको मरीज से बात करते टाइम हमको मरीज को हेल्दी डाइट के बारे में बताना पड़ता है कि व्हाट इज हेल्दी डाइट। सो हेल्दी डाइट इज नथिंग, बेसिकली you avoid unhealthy diet and what is left remains is a healthy diet. Right. So what is unhealthy diet? It is as simple as that, isn't it? So what is unhealthy is your junk food, the calories which you cannot make expenditure, the physical activities which you cannot compensate for the calories you are taking, plus your dalda ghee kind of things, your trans fats, they are really bad. प्लस योर रिफाइंड आटे की बनी हुई चीजें। अगर आप अपनी डाइट में देखें तो आपकी डाइट में मेजर चीजें क्या होती हैं जो आपको नुकसान करती हैं और जो आप मेजरली खाते हैं जो आपको अच्छी भी लगती हैं? तली भुनी मैदे की चीजें, बिल्कुल सही शब्दों में आपने बताया जी। बस और ये भारतीय 3-4 चीजें होती हैं। हाँ, मेरे हिसाब से भारतीय और विदेशी दोनों ही जंक फूड में ये प्राइमरी हिस्सा होती है। शुगर, हाँ, एक हम लोगों को यस हाँ, हम लोगों को एक इंडियंस को अपने बारे में एक बहुत गलत फहमी ये है कि नहीं, ये हमारा घर का है तो ये अच्छा है जी। तो हमें भी समझने की जरूरत है कि हमने जो घर में बनाया है वो क्या बनाया है, मैदा से बनाया है क्या? अगर हमने तेल लिया भी है, माना चलो देशी तेल अपना लिया होगा, मस्टर्ड ऑयल, क्या आपने उसको बारी बारी तो यूज नहीं किया? क्या आपने उसको डालडा घी के जैसे तो स्वरूप नहीं दे दिया? तो दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्लस मैदा घी में बनी हुई चीजें जो आप हमेशा दिन में 2-3 बार खाते हैं, फिर आप मिठाई भी खाते हैं, मिठाई का घी किस चीज का है, ट्रांसफैट है, उसका आपके पास कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें आप लगातार कंज्यूम करते ही है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है इन चीजों में। इसके अलावा अगर आपको फ्रूट्स खाने के लिए बोला जाए तो आप गिन के बताते हैं कि हाँ मैं एक एप्पल की फाँक खाता हूँ, शाम को खा लेता हूँ एक एप्पल की फाँक। आपसे समोसे गिने जाए तो आप समोसे नहीं गिन के बता पाते हैं कि सुबह समोसा खाया, दोपहर को शायद एक पैटिस खाया, शाम को फिर शायद एक भटूरा खाया। तो दैट यू आर नेवर काउंटिंग, बट यू आर ऑलवेज काउंटिंग ऑन योर फ्रूट्स। तो ये हमारी बेसिक कुछ डाइटरी हैबिट्स हमारी एज ए होल पूरी सोसाइटी की कुछ चेंज हुई है ओवर द ईयर्स, और हम सबको इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी जागरूकता बढ़ानी है और हमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं इसको धीरे धीरे, वी ऑल कैन डू इट। जी, बिल्कुल सही बात है आपने कही है। अच्छा, मेरा जो आखिरी और अंतिम प्रश्न आपसे है वो ये है कि अगर फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है तो मैक्सिमम मैंने देखा है परिवारों में जिनसे हम बात करते हैं, और परिवारों में अगर पहले से किसी को हार्ट अटैक से अगर हुआ है, सीरियस केस रहा है या कार्डियक अरेस्ट से ही मृत्यु हुई है किसी के परिवार में, तो वो इस कहते हैं कि इसमें प्रिवेंटेबल नहीं है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो खानदानी चली आ रही है। तो ऐसे में क्या इलाज संभव है, या ये भी ऐसे व्यक्ति भी प्रिवेंट कर सकते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हो हार्ट अटैक का? देखिए, लेडीज में 60 इयर्स से पहले और जेंट्स में 55 इयर्स से पहले अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है तो उसको प्रीमेच्योर सीएडी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो प्रीमेच्योर सीएडी में जेनेटिक कंपोनेंट भी आता है और डेफिनेटली आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स भी आ जाते हैं। जेनेटिक कंपोनेंट अगर समझो किसी के पेरेंट्स को, किसी के सिबलिंग्स को यंग एज में हार्ट अटैक आके डेथ हुई है, तो उनकी कोरोनरी आर्टरीज के लिए आप टेस्ट करा के देख सकते हैं, उनको मेक श्योर कर सकते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो वो उनको आप कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे केसेस का नॉर्मली जो इतनी हाई रिस्क हिस्ट्री होती है तो हम लोग अगर कोई भी रिस्क फैक्टर होता है तो नॉर्मली एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज की क्या कंडीशन है। तो अगर उसमें कोई डिजीज है तो उसको और हम एग्रेसिवली उसके रिस्क फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं, और अगर कोरोनरी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में नॉर्मल है तो फिर मेरे ख्याल से उतनी चिंता करने की बात नहीं रहती है। लेकिन ये वाला मैटर है सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज को लेके जिससे हार्ट अटैक होते हैं। दूसरा जो डिजीज जो आपने टर्म यूज की अपने क्वेश्चन में, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि कंडक्शन सिस्टम एकदम से ब्लॉक हुआ या फिर एक एबनॉर्मल रिदम्स आदमी के हार्ट में क्रिएट हुई जिसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं,
जो अगर उसको इमीडिएटली डीसी कार्डियोवर्शन ना किया जाए, इमीडिएटली उसको कार्डियक शॉक ना दिया जाए, तो वो पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाता है। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट की डेथ्स होती हैं, जो फैमिली में रन करना जिसको लोग बोलते हैं, ये होती हैं जैसे आपकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगी। इसके अलावा कुछ और कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे लॉन्ग क्यूटी हो गया, शॉर्ट क्यूटी हो गया, ब्रूगाडा हो गया। वो उस प्रकार की चैनलोपैथीज होती हैं जो इस तरीके से सडन कार्डियक अरेस्ट करती हैं। ये कार्डियक अरेस्ट वाली जो हिस्ट्री होती है, ये जो फैमिलीज में मिलती है, उसके लिए हम पेशेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे इको करते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को कोई कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। ईसीजी में हमको बेसलाइन कुछ ब्रूगाडा या तो लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी मिलता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक टेस्टिंग्स हैं जो किए जा सकते हैं। और इन लोगों को, इनकी फैमिलीज को, जिनकी फैमिलीज में सडन वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होकर डेथ हुई है, उनको आईसीडी, जिसको ऑटोमेटेड इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर कहा जाता है, जो वीटी और वीएफ होने के दौरान पेशेंट को वहीं पे शॉक करे और पेशेंट को रिवाइव कर ले, ये वाला डिवाइस हम लोग इम्प्लांट करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट नहीं है कि जिनकी फैमिलीज में कार्डियक अरेस्ट होते हैं उनको नहीं बचाया जा सकता। उनको भी बचाया जा सकता है, लेकिन उनको एक प्रॉपर तरीके से उनकी एनालिसिस, उनकी मॉनिटर करने की और थोड़ा सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। जी जी यस। Thank you so much for coming on our show, Doctor, and sharing your valuable insights and such precious time that you, according to your hectic lifestyle, आप फिर भी हमारे लिए वक्त निकाल के आज हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much from everyone here at MediCircle. It has really been a pleasure having you on the show. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much.